गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम क्या कहते हैं अपना ग्रासलैंड का लास्ट पार्ट करेंगे, वो है वेल्ड्स इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, ग्रासलैंड में और टेम्परेट क्या कहते हैं रीजन्स में हमने लास्ट टाइम प्रेरीज को पढ़ा था, जो कि नॉर्थ अमेरिका में पढ़ते हैं। अब प्रेरीज के बाद अगला जो हम पढ़ रहे हैं वो है वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में। ठीक, वेल्ड्स जो है ये डच शब्द से लिया गया है। डच में वेल्ड का मतलब होता है फील्ड। ठीक है, अब फील्ड है तो ग्रासलैंड है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो वेल्ड जो है वो एक ग्रासलैंड है या ग्रासलैंड की फील्ड है। ये साउदर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। साउदर्न हेमिस्फेयर का मतलब क्या हुआ? ये आपका पृथ्वी है, ये आपका साउथ वाला हिस्सा है। ठीक है, यहां से जब हम नीचे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, कैप्रिकॉर्न का ये ट्रॉपिक है, ये 23 डिग्री पे है। इसके आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, यहाँ पर हम 25 डिग्री पे पहुंच जाएंगे। 25 डिग्री से लेके आपका 37 डिग्री साउथ की तरफ, जब हम नीचे की तरफ बढ़ेंगे 37 डिग्री साउथ की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहां से जो बीच का एरिया है ये आपका इसी के बीच में पड़ता है, आपका साउदर्न हेमिस्फीयर का बेल्ट वाला इलाका। तो इस क्या कहते हैं बेल्ट वाले हिस्से में अफ्रीका एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, उसका एक देश साउथ अफ्रीका पड़ता है। ठीक है, फिर ये इसका फैलाव क्षेत्र कितना है? डंकेनबर्ग माउंटेन से लेके कालाहारी डेजर्ट तक इसका फैलाव है। यहाँ पर मुख्यतः दो नदियां बहती हैं, एक है लिम्पोपो और दूसरी है ऑरेंज रिवर। और इन्हीं दोनों नदियों की ट्राइब्यूटरी जो है इस पूरे क्षेत्र को सिंचित करती है। ठीक, अब ये जो पूरा क्षेत्र है वेल्ड वाला, ये असल में थोड़ा ऊंचाई पर है, पर पठारी क्षेत्र है। पठारी क्षेत्र यानी प्लेटू रीजन है। प्लेटू रीजन का मतलब है कि यहाँ पर जो जमीन है अभी मतलब फोल्डेड माउंटेन की तरफ बनना शुरू हुई है। मतलब पूरे तरीके से माउंटेन नहीं है, थोड़ा समतल है पर ऊंची है। तो ये जो हमने ये फिगर जो बनाया हुआ है ये कुछ पठार जैसा आपको नजर आ रहा होगा, ये पहाड़ जैसा आपको नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, तो ये एक पठारी क्षेत्र है जो आमतौर पर समुद्र से काफी ऊंचाई पर है, लेकिन ये पहाड़ नहीं है पूरे तरीके से। पठार यानी प्लेटू वाला रीजन है। हाई एल्टीट्यूड का मतलब है कि ये ऊंचाई पर है। तो ये ऊंचाई पर है तो वो क्लाइमेटिक कंडीशन जो हाई एल्टीट्यूड की होती है वो भी यहाँ पर मौजूद होगी। प्लस ये तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो समुद्र के आसपास होने की वजह से हाई इवेपोरेशन रेट यानी ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर टेम्परेट रीजन मिलेगा। प्रॉपर टेम्परेट रीजन आपको यहाँ पर मिलेगा। का कहने का मतलब है कि जो गर्मियां होंगी वो बहुत गर्म होंगी। ठीक है, बहुत गर्म मतलब एक्सट्रीम नहीं होगा पर गर्म होंगी। और जो ठंडियां होंगी तो एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है। ठीक है, तो एल्टीट्यूड पे बर्फ पड़ती है, बर्फ तो नहीं पड़ेगी पर ठंडियां यहाँ की जो है वेट और ड्राई होंगी, सॉरी वो कोल्ड और ड्राई होंगी। तो यहाँ ठंडियां कोल्ड एंड ड्राई होंगी। प्लस ये जो इवेपोरेशन की रेट है यहाँ पर, तो उसकी वजह से यहाँ पर बादल जो बनेंगे वो बारिश भी होगी। समुद्र से तीन तरफ से घिरा है तो कोस्टल एरियाज में बहुत बारिश होती है। समुद्र के किनारे जहाँ जो भी राज्य होते हैं वहां बारिश ज्यादा होती है ना, तो यहाँ बारिश भी ज्यादा होगी। यानी यहाँ पर आपको बढ़िया रेनफॉल मिलेगी, बढ़िया आपको यहाँ पर क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी मिलेगी और कोल्ड टेम्परेचर मिलेगा। तो यानी टेम्परेट रीजन के जो भी क्या कहते हैं प्रोसीजर्स होते हैं वो ये ज्योग्राफिकल एरिया फॉलो करता है। बुक में देख लीजिए, द वेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका। वेल्ड इज अ डच वर्ड मीनिंग फील्ड। द टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका टर्म्ड एज वेल्ड। वेल्ड जो है वो डच शब्द का मतलब होता है फील्ड। टेम्परेट ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में वेल्ड कहे जाते हैं। ये साउदर्न हेमिस्फेयर में 25 डिग्री साउथ से लेकर 37 डिग्री साउथ तक उसके बीच में पड़ता है। द लाइफ इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम प्रेरीज। They are located on the eastern part of the plateau of southern Africa, ranging between 1000 meter to 2000 meter. Their location is between Drakensberg Mountain and Kalahari Desert. The northwest, a range of hills named Witwatersrand runs across the veld. नॉर्थ वेस्ट में एक पहाड़ी जो है उसकी क्या कहते हैं पर्वतमाला है, पहाड़ी माला है, वो कहलाती है विट वाटर सैंड। द साउदर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेटू इज कॉल्ड हाई वेल्ड। द एंटायर रीजन इज ड्रेन्ड बाय लिम्पोपो एंड ऑरेंज रिवर अलोंग विद देयर ट्राइब्यूटरीज। यहाँ पर ये जो पूरा ग्रासलैंड का रीजन है ये दो नदियों द्वारा सिंचित है, दो नदियां और उनकी सहायक नदियों, उनकी ट्राइब्यूटरीज लिम्पोपो और ऑरेंज।
क्लाइमेटिक कंडीशन जो है मैंने बताया कि ये ऊंचाई पर है और 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट टेम्परेचर है। ठंडी पड़ेगी पर बहुत ठंडी नहीं पड़ेगी, मतलब हर मौसम आपको यहाँ मिलेगा पर एक्सट्रीम नहीं मिलेगा। यहाँ पर बाढ़ आ सकती है पर यहाँ ड्रॉट भी होते हैं। यहाँ ठंडियां जैसी होनी चाहिए वैसी ठंडी होती है, जैसी गर्मियां होनी चाहिए वैसी गर्मी होती है। पर पेड़ों के लिए ये जो यहाँ का मौसम है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर पेड़ होते तो हैं, 2 तरीके के पेड़ यहाँ पर होते हैं, एलिशिया और मरूला। इन 2 पेड़ों के अलावा यहाँ पेड़ भी बहुत कम पाए जाते हैं, पर यहाँ पर पेड़ होते हैं। करंट, द कोल्ड बेंजुएला करंट विच फ्लोज अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द क्लाइमेट। अब इसके वेस्ट कोस्ट की तरफ यानी इस साइड में मान लीजिए कि अफ्रीका है, तो यहाँ पर कोल्ड करंट चलता है। ये कोल्ड करंट भी काफी हद तक क्लाइमेट को प्रभावित करता है, साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को। हेंस द समर्स आर वार्म, इसलिए यहाँ का जो समर है वो वार्म होता है, वेट होता है, लेकिन विंटर यहाँ का बहुत ठंडा और ड्राई होता है। द टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 5 to 15 डिग्री सेल्सियस इन विंटर, 5 से 15 डिग्री। अब देखिए यहाँ 5 से 15 डिग्री का तापमान बस्ती में भी होता है, ठीक है। तो विंटर जो है वो 5 से 15 डिग्री की होती है। जुलाई कोल्डेस्ट मंथ होता है, ये हमारे कैलेंडर के हिसाब से नहीं कि जुलाई गर्मी हो, ये नीचे का इलाका है 27 डिग्री 27 और 35 डिग्री के बीच का, 25-37 डिग्री के बीच का। तो यहाँ पर जो क्या कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन है वो चेंज है। जुलाई का महीना यहाँ पर काफी ज्यादा कोल्ड होता है। यहाँ पर जुलाई का महीना कोल्ड होता है। नवंबर से फरवरी के बीच में यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, फरवरी के एंड तक बहुत तगड़ी बारिश होती है। लेकिन अगस्त से शुरू होकर फरवरी के एंड, फरवरी मिड फरवरी तक, फरवरी के बीच तक यहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है। ध्यान से पीछे देखिए, सबसे पहले गर्मी के मौसम में आते हैं। इनका गर्मी का मौसम इनका अगस्त से फरवरी तक होता है। इसी फरवरी में लास्ट में बारिश शुरू हो जाती है। हालांकि बारिश यहाँ पे नवंबर से ही शुरू रहती है, जैसे गर्मियों में हमारे यहाँ होती है। जुलाई के टाइम पर यहाँ पर ठंडी पड़ती है। अब जिस तरीके का यहाँ सीजन है उस तरीके से यहाँ पर काफी जो है जो कंडीशंस है पेड़ों और पौधों के लिए वो नेचुरल वेजिटेशन में देखिए। ड्यू टू सेमी एरिड क्लाइमेट, सेमी एरिड मतलब रेगिस्तानी क्लाइमेट टाइप का है, यहाँ पर जो ग्रास है वो पूरे तरीके से प्लेट्यू को, इस पूरे ऊंचाई वाले प्लेट्यू को पूरे तरीके से कवर करती है। यहाँ पर लाल रंग की घास होती है। लाल रंग की घास बताती है कि ये घास जो है यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग नहीं होती, और ये जो घास है ये क्या कहते हैं फायर रेजिस्टेंट है। यहाँ पर 2 तरीके के और पेड़ होते हैं, मरूला और अकासिया। ये दोनों तरीके के जो पेड़ हैं वो इसमें प्लम जैसा जैसा अणु होता है वैसे इसमें फल लगता है जो काफी नशीला होता है। तो जानवर भी उस मौसम का इंतजार करते हैं कि जब मरूला यहाँ पर फल जो है वो पाया जाए, तो जानवर भी ये फल बहुत खाते हैं। तो वाइल्ड लाइफ में यहाँ पर आपको लॉयन मिलेगा, जिराफ मिलेगा, एलिफेंट्स मिलेंगे, स्प्रिंग कॉक, एंटीलोप, कुडोस, बग्स, चीता, लगभग हर तरीके के जानवर आपको मिलेंगे। यहाँ पार्क और सेंचुरीज बहुत सारी हैं। यहाँ पर पीपल में देखिए, यहाँ पर जो मेजर क्या कहते हैं कार्य होता है वो 2 चीजों में होता है। एक तो साउथ अफ्रीका जो है जमीन के ऊपर जितना गरीब है, जमीन के नीचे उतना ही अमीर है। यहाँ मिनरल बहुत सारे हैं। सबसे ज्यादा डायमंड और गोल्ड की माइंस जो है वो साउथ अफ्रीका में है। यूरोप की इसीलिए साउथ अफ्रीका पे नजर रहती है। इसीलिए आज तक साउथ अफ्रीका या अफ्रीका के आसपास के क्षेत्रों में एक स्थायी सरकार का निर्माण करना जो है वो संभव नहीं हो पाया है। यहाँ पर दूसरी चीज जो लोग करते हैं वो है शीप और कैटल रियरिंग। तमाम तरीके के मिल्क प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल खाने पीने की चीजों में किया जाता है। यहाँ के लोग मांसाहार भी करते हैं, तो उस तरीके के जानवर भी पालते हैं, जैसे गोट्स को पालते हैं। गोट्स में एक ऐसी प्रजाति से अंगूरा कहते हैं, उसी की वुल से, जिसका वुल जो है सिल्क जैसा होता है, उसी के वुल का इस्तेमाल ये लोग तमाम ठंडी के कपड़े बनाने के लिए करते हैं। देखिए बुक में देखिए, शीप्स एंड कैटल रियरिंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। शीप आर रियर्ड इन द कूलर एंड ड्रायर वेस्टर्न पार्ट, while cattle rearing is practiced in the warmer and wetter eastern part। जहां पर ठंडी ज्यादा पड़ती है वहां पर लोग भेड़ पालते हैं। भेड़ से उनको ऊन प्राप्त होता है, उससे वो अपना ठंडी में काम चलाते हैं। और जहां पर गर्मियां होती हैं वहां पर लोग कैटल रियरिंग यानी गाय पालते हैं, ताकि उनके खाने पीने की, डेयरी प्रोडक्ट्स की या मीट की जो है आपूर्ति हो सके, लेदर की आपूर्ति हो सके। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर एंड चीज आर प्रोड्यूस्ड फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। दूध और दूध से बने हुए काफी सारे सामानों का निर्माण अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्केट के लिए किया जाता है। हाई वेल्ड शीप रियरिंग इज इम्पोर्टेंट।
हाई वेल्ड में शीप रेयरिंग बहुत महत्वपूर्ण है। मेरिनो शीप आर डोमेस्टिकेटेड मेनली फॉर देयर वूल। यहाँ पर मेरिनो नाम की एक शीप पाली जाती है हाई वेल्ड में, खाली खाली उसके द्वारा पैदा किए गए ऊन की वजह से, वूल की वजह से। मोहेर, लॉन्ग सिल्कन हेयर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगूरा गोट्स। मोहेर नाम का वूल जो है वो अंगूरा गोट से लिया जाता है। साउथ अफ्रीका इज अ मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ वुल इन द वर्ल्ड। साउथ अफ्रीका पूरे विश्व में मेजर प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है वुल का। उसके बाद जो वेल्ड है वो बहुत रिच होते हैं मिनरल में, जैसा मैंने बताया। यहाँ पर गोल्ड, डायमंड, यूरेनियम, कोल, आयरन एक्सेट्रा, इनकी बहुत बड़ी मात्रा में खदानें हैं। पूरे यूरोप की नजर जो है वो साउथ अफ्रीका में इन सब चीजों के लिए रहती है। जोहान्सबर्ग जो है उसे गोल्ड कैपिटल भी कहा जाता है, और किम्बरले अपनी डायमंड माइंस के लिए जाना जाता है। किम्बरले में जो हीरा होता है वो 555 कैरेट के आसपास तक जा सकता है, जबकि हम जानते हैं कि सबसे लस्ट्रस अगर वो होगा तो भी इतने कैरेट का नहीं हो सकता। इसलिए किम्बरले के जो डायमंड्स होते हैं वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। उनमें जो फिनिशिंग की जो क्वालिटी आती है, जो लाइट उनमें ट्रैप रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है डायमंड का, वो किम्बरले डायमंड का बहुत ज्यादा होता है। इट इज फेमस फॉर इट्स डायमंड्स एंड गोल्ड माइंस थ्रू आउट द वर्ल्ड। आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर के लिए मिलेंगे।